नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम आज 15 to 40 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, ठीक है ना। तो जो प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, पहला ऑप्शन है इसमें बेंजीन का, दूसरा होता है एथीन का, तीसरा होता है आइसोप्रीन का, चौथा होता है एक्राइलिक अम्ल का। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आइसोप्रीन का, यानी प्राकृतिक बहुलक आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए संश्लेषित बहुलक रबर बहुलक है, तो संश्लेषित रबर नियोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, निम्न में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, निम्न में से कौन सर्वाधिक अम्लीय होता है। पहला ऑप्शन है ओ नाइट्रोफिनॉल। ओ नाइट्रोफिनॉल का अर्थ होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सेकेंड है फिनॉल, थर्ड है मेटाक्रिसॉल और फोर्थ है एथेनॉल। ठीक है ना, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल सर्वाधिक अम्लीय होता है इनमें से। ठीक है, अगर ऑर्थो कोमा पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल आ गया तो वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से भी ज़्यादा अम्लीय होता है। और पिक्रिक एसिड सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, सर्वाधिक अम्लीय होता है। तो आपका जो इनमें अगला क्वेश्चन है, अंतः केंद्रित एकाकोष्ठिका बीसीसी में उपस्थित कणों की संख्या होती है। यानी बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, कुल परमाणु की संख्या पूछी जाए या उपस्थित कणों की संख्या पूछी जाए, दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है ना, तो बीसीसी में कुल परमाणु की संख्या क्या होती है। आपने देखा है कि बीसीसी में जो नंबर ऑफ एटम होता है, एक तो होता है एकाकोष्ठिका के केंद्र में और एक होता है इसके कोने में, तो कुल कितना होता है, 2 होता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1। तो आपका जो अंतः केंद्रित यानी बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं वो कितना होते हैं, 2 होते हैं। तो थर्ड इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगर हमारे पास पूछा जाए बीसीसी की डेफिनेशन लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, वे एकाकोष्ठिका जिसमें अवयवी कण एकाकोष्ठिका के कोने के अतिरिक्त केंद्र में भी उपस्थित होता है अंतः केंद्रित एकाकोष्ठिका कहलाता है, यानी बीसीसी कहलाता है। इसमें जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक हमारा कोने पे होता है और दूसरा कहाँ पे होता है, केंद्र में होता है। तो कुल मिलाकर 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फलक केंद्रित जालक की त्रिज्या का सूत्र है। तो जो हमारा एफसीसी है उसकी जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है R = A/2√2, सेकेंड है R = √3A/4, थर्ड है R = A/2 एंड फोर्थ है R = A/√3। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। R = A/√2 एफसीसी की रेडियस का सूत्र होता है, यानी फलक केंद्रित जालक की त्रिज्या का सूत्र A/2√2 होता है, A/2√2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, सीसीपी, बीसीसी व एफसीसी में परमाणु की उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, किसमें, सीसीपी में, बीसीसी में एंड एफसीसी में। तो आपका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4, 8, 12, सेकेंड है 12, 8, 12, थर्ड है 12, 12, 8, फोर्थ है 8, 8, 12। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकेंड वाला होगा, 12, 8, 12। तो सीसीपी में जो उपसय संयोजन संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 होता है, बीसीसी में 8 होता है और एफसीसी में 12 होता है। तो 12, 8, 12 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, अघातवर्ध्य व तन्य होते हैं। विद्युत के चालक होने चाहिए, अघातवर्ध्य होने चाहिए और तन्य होने चाहिए। अघातवर्ध्य मतलब उसको पीट कर पतली चादर के रूप में चेंज कर सकते हैं, तन्य मतलब उसको खींचकर तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कौन से ठोस हैं, पहला आपके पास ऑप्शन सहसंयोजक ठोस,
दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस, चौथा है आणविक ठोस। तो सहसंयोजी ठोस जो होते हैं वो कार्बन और कार्बन के अपर रूप के होते हैं। इसका मतलब जैसे हीरा है उसको हम अगर पीटेंगे हथौड़े से तो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाता है। आयनिक ठोस की बात करें तो आयनिक ठोस भी क्या होते हैं, धातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं। जैसे NaCl है, उसको हम पतली चादर के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आणविक ठोस है, ये तो अधातु अधातु से मिलकर बना होता है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है धात्विक ठोस, तो धात्विक ठोस कैसा होता है, विद्युत का चालक भी होता है, अघातवर्धीय भी होता है और तन्य भी होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, धात्विक ठोस, ठीक है ना। तो धात्विक ठोस विद्युत के चालक होते हैं, अघातवर्धीय होते हैं और तन्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 21। एफ केंद्र किस प्रकार के किस दोष के कारण उत्पन्न होता है। जो एफ केंद्र होता है वो किस दोष के कारण उत्पन्न होता है। तो पहला ऑप्शन है शॉटकी दोष, दूसरा है धातु अधिक्य दोष, तीसरा है धातु न्यूनता दोष और चौथा है फ्रैंकल दोष, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, धातु अधिक्य दोष। एफ केंद्र में क्या होता है कि कोई जो ऋणायन होता है वो अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। तो मान हमारे पास 5 Na थे और 5 Cl था। अगर हम उसको ताप देते हैं तो एक Cl कहाँ चला जाएगा, नीचे से क्रिस्टल से गैसीय अवस्था में चला जाएगा और उस क्लोरीन की जगह कौन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण कर लेता है। अब आपके पास सोडियम तो 5 ही रहेंगे लेकिन क्लोरीन 4 रहेंगे और एक वहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो किसकी अधिकता होगी वहां पर, धातु की अधिक्य होती है, यानी धातु की अधिकता होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा एफ केंद्र किस दोष के कारण उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर है धातु अधिक्य दोष के कारण एफ केंद्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संयोजकता बैंड व चालक बैंड के बीच अंतराल अधिकतम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सुचालक में, सेकंड है अर्धचालक में, थर्ड है कुचालक में या इंसुलेटर, ठीक है ना। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संयोजकता बैंड और चालक बैंड के जो बीच का अंतराल अधिकतम होता है वो होता है आपके पास कुचालक के बीच या अचालक के बीच। इसमें क्या होता है, संयोजी बैंड और चालक के बैंड के बीच की दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि संयोजी बैंड से चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। NaCl, MgSO4 व K2SO4 यानी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट व पोटेशियम सल्फेट के पूर्ण वियोजन के लिए वांड हाफ गुणांक I का मान होता है। NaCl अगर विघटित होगा तो एक Na बनाएगा एक Cl बनाएगा, इसका मतलब 2 आयन बनाएगा। तो पहले चलो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 1 2 3, दूसरा है 2 3 2, थर्ड है 2 2 3 एंड फोर्थ है 1 1 2। तो NaCl जब विघटित होता है तो एक NaCl बनाए एक क्लोरीन बनाए, इसका मतलब NaCl तो 2 आयन बनाएगा। तो 2 यहाँ पे सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। MgSO4 जब टूटेगा एक Mg बनेगा, Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस। तो कुल कितने आयन हो गए, एक Mg का होगा एक SO4 का होगा, तो कुल कितने हो गए 2। और K2SO4 जब टूटेगा तो 2 पोटेशियम बनेंगे 2K प्लस SO4 2 माइनस, तो 3 आयन बनेंगे। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा, 2,2,3 यानी 2 2 3। तो NaCl, MgSO4 और K2SO4 के पूर्ण वियोजन के लिए वांड हाफ गुणांक 2,2,3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, H2O किस प्रकार का ठोस होता है। तो H2O जो है पहला ऑप्शन है सहसंयोजक ठोस होता है, दूसरा है आणविक ठोस होता है, तीसरा है धात्विक ठोस होता है, चौथा है आयनिक ठोस होता है। तो इससे पहले में मैंने आपसे बताया था कि सहसंयोजक ठोस कार्बन और कार्बन के अपर रूप होते हैं, धात्विक ठोस जो धातु से निर्मित होते हैं, और आयनिक ठोस धातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं। जबकि आणविक ठोस जो होते हैं वो अधातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं। तो हाइड्रोजन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, तो ये किस प्रकार का ठोस होगा, आणविक ठोस आपका राइट आंसर होगा, यानी सेकंड आपका राइट आंसर होगा आणविक ठोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, सरल घनीय जालक, अंतःकेंद्रित जालक व घनीय फलक केंद्रित जालक की क्रमशः संकुलन क्षमता होती है। यानी सिंपल यूनिट सेल, BCC और FCC में
संकुलन क्षमता होती है। संकुलन क्षमता होती है। तो संकुलन क्षमता, पहले उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, संकुलन क्षमता होती क्या है, ठीक है ना। तो एकक कोशिका के कुल आयतन का अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन उस एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कहलाती है। यानी कोई भी एकक कोशिका है, उसके कुल आयतन का अवयवी कणों द्वारा घेरा गया भाग उसकी क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। सरल एकक कोशिका की बात करें तो उसमें परमाणु संख्या 1 होती है, उसकी संकुलन क्षमता क्या होगी, कम। बीसीसी की बात करें उसमें परमाणु संख्या 2 होती है, इसका मतलब उसकी संकुलन क्षमता थोड़ा ज़्यादा होगी। और एफसीसी में कुल परमाणु संख्या 4 होती है, तो ज़्यादा आयतन घेरेगा, इसका मतलब उसकी संकुलन क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है पहला 74, 68, 52.8, सेकेंड है 68, 52.8, 74, थर्ड है 52.8, 68, 74 एंड फोर्थ है 52.8, 74 और 68। तो आपका पहले मैंने कहा था सरल में कितना होता है, 1 होता है, बीसीसी में कितना होता है, परमाणु संख्या 2 होती है, और एफसीसी में कितनी होती है, 4 होती है। तो बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, थर्ड वाला सही होगा। 52.8%, 68% और 74% आपकी संकुलन क्षमता होगी। यानी 52.8 किसकी होगी, सिंपल यूनिट सेल की होती है, 68% बीसीसी की होती है, और 74% आपके पास एफसीसी की संकुलन क्षमता होती है, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोनोसैकेराइड का उदाहरण होता है। तो मोनोसैकेराइड का उदाहरण होता है, इसके जो ऑप्शन है आपके पास, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, स्टार्च होता है, या ग्लूकोज होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ग्लूकोज होता है। मोनोसैकेराइड का सही उदाहरण कौन सा है, ग्लूकोज होता है। मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, आपका सही आंसर होता है, इसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास, घनीय क्रिस्टल तंत्र में अक्षीय लंबाई व अक्षीय कोण होता है। तो आपका जो ऑप्शन है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, व अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, व अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड ऑप्शन है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। और फोर्थ है आपके पास, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, व अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, सेकेंड वाला, ठीक है ना। तो सेकेंड में क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, व अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें जो ए और बी और सी की जो लंबाई होती है वो भी बराबर होती है, अल्फा बीटा गामा का जो कोण होता है वो भी क्या होता है, 90 डिग्री में होता है। आपके पास पूछा जाता है कि एका कोष्टिका को प्रदर्शित करने हेतु या अभिलक्षणित करने के लिए कुल पैरामीटरों की संख्या। तो कुल कितने पैरामीटर है, 6 पैरामीटर हैं। एका कोष्टिका को प्रदर्शित करने या अभिव्यक्त करने के लिए 6 पैरामीटर होते हैं, जिनमें से 3 ए बी सी लंबाई को व्यक्त करते हैं और अल्फा बीटा गामा अक्षीय कोण को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण किस वर्ग के तत्वों को मिश्रित करके निर्मित होता है। यदि आपको एन प्रकार का अर्धचालक का निर्माण करना है तो कौन से वर्ग के तत्वों को आप मिक्स करेंगे। आपको पता है कि जो हमारा अर्धचालक का निर्माण होता है वो समूह 14 वाले तत्व करते हैं, ठीक है ना। तो समूह 14 वाले तत्वों में हम कौन से वर्ग के तत्वों को मिश्रित करेंगे कि एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन है 15वें वर्ग के, दूसरा ऑप्शन है 13वें वर्ग के, तीसरा है 14वें वर्ग के, और चौथा है 12वें वर्ग के। आपका जो राइट आंसर होगा वो 15वें वर्ग के तत्व। तो अगर हम 14वें वर्ग के तत्व में 15वें वर्ग के तत्वों को मिश्रित करते हैं तो एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। और अगर 14वें समूह में 13वें वर्ग के तत्वों को मिश्रित करते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है, ठीक है। तो एन प्रकार के अर्धचालक के निर्माण के लिए समूह 14 में समूह 15 वाले तत्वों को मिश्रित कर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है,
अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक वे विलयन जिनके प्राशन दाब समान हो कहलाता है। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए वे विलयन जिनके प्राशन दाब समान होता है वे कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है समपराश्रय विलयन, दूसरा अतिपराश्रय विलयन, तीसरा अल्पपराश्रय विलयन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा समपराश्रय विलयन। यदि दोनों विलयन के प्राशन दाब समान होते हैं तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समपराश्रय विलयन कहलाते हैं। अतिपराश्रय विलयन क्या होते हैं? वे दो विलयन जिनमें एक का प्राशन दाब ज्यादा और दूसरा क्या होता है? कम होता है। तो दूसरे के लिए वो क्या कहलाता है? एक का प्राशन दाब ज्यादा और दूसरा क्या होता है? कम। तो ज्यादा वाला दूसरे के लिए क्या कहलाता है? अतिपराश्रय कहलाता है। और कम वाले दूसरे के लिए क्या कहलाता है? अल्पपराश्रय कहलाता है। ठीक है ना? तो वे विलयन जिनके प्राशन दाब क्या होते हैं? समान होते हैं, समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन अणुसंख्या गुण है? तो पहला आपके पास हिमांक, दूसरा है वाष्प दाब, तीसरा है प्राशन और चौथा है प्राशन दाब। पहला है हिमांक, दूसरा है वाष्प दाब, तीसरा है प्राशन और चौथा है प्राशन दाब। तो जो अणुसंख्या गुण धर्म का जो मान होता है वो कौन सा होता है? प्राशन दाब आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना? क्योंकि हिमांक में अवनमन हमारा अणुसंख्या गुण धर्म है, हिमांक नहीं होता है। ठीक है, वाष्प दाब नहीं होता, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या होता है? अणुसंख्या गुण का मान होता है। ठीक है, यह प्राशन दाब होता है, प्राशन नहीं होता। तो आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा? प्राशन दाब, फोर्थ वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, लैक्लांसे सेल में एनोड का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन की छड़ द्वारा, दूसरा है जिंक, तीसरा है मैग्नीज ऑक्साइड और चौथा है ग्रेफाइट। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? जिंक आपका राइट आंसर होगा। लैक्लांसे सेल में एनोड जिंक का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राथमिक सेल का उदाहरण होता है। तो प्राथमिक सेल का उदाहरण जो है आपके पास डिजिटल कैमरा पहला ऑप्शन, दूसरा लैपटॉप, तीसरा ऑटोमोबाइल और चौथा रेडियो सेल। तो वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जिसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? प्राथमिक सेल कहलाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? रेडियो सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, तुल्यांकी चालकता का एसआई मात्रक है। तुल्यांकी चालकता का एसआई मात्रक होता है। तो पहला है मो सेंटीमीटर या पर सेंटीमीटर, दूसरा है सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट तुल्यांकी। ठीक है, थर्ड है ओम पर सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट और फोर्थ है सेंटीमीटर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सीमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, या ओम सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट वेट, या इक्विवेलेंट इनवर्स भी बोलते हैं इसको, EQ इनवर्स लिखा होता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? सेकंड, सीमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, बोर्ड में आप जाते ही इन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से करके ही बोर्ड के लिए जाए। ठीक है ना? इसके बाहर आपसे बोर्ड में कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो आप इनको पूरा देखकर ही बोर्ड में जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मोलल अवनयन स्थिरांक व मोलल उन्नयन स्थिरांक को प्रदर्शित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा TF व KF, दूसरा है KB व KF, तीसरा है KF व KB। ठीक है ना? तो जो मोलल अवनयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक को प्रदर्शित किया जाता है, अवनयन स्थिरांक होता है हिमांक के लिए और उन्नयन स्थिरांक होता है क्वथनांक के लिए। तो हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो जो KF होता है, F मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग, और K क्या है? स्थिरांक है, और B क्या है? बॉइलिंग, और K क्या है? स्थिरांक है। तो KF व KB द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोलल अवनयन स्थिरांक को KF व मोलल उन्नयन स्थिरांक को KB से प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, NaCl में Na की उपसय संयोजकता का मान होता है, या NaCl के क्रिस्टल में Na की उपसय संयोजन संख्या का मान होता है।
तो NaCl में Na की जो उपसय संयोजन संख्या का मान होता है, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 4, तीसरा है 6 एंड चौथा है 8। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 क्या होता है, NaCl में Na की उपसय संयोजन संख्या होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है। तो पहला है ओम सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तीसरा है ओम सेंटीमीटर और चौथा है ओम मीटर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पास, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता के मान में होती है। पहला ऑप्शन है प्रारंभ में वृद्धि फिर कमी, दूसरा है कमी, तीसरा है वृद्धि और चौथा है कोई परिवर्तन नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कमी होती है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता के मान में कमी होती है। नंबर 39 है, गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है ना। तो पहला ऑप्शन है पहले बढ़ती है फिर घटती है, दूसरा है बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन है घटती है, चौथा है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, कम होती है, घटती है। तो आपका थर्ड इज राइट आंसर कि गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है या कम होती। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। कौन सा सेल है जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक व द्वितीयक, दूसरा है प्राथमिक सेल, तीसरा है घड़ी का सेल और चौथा है द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल को भी पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है और घड़ी के सेल को भी पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आपका आंसर दोनों ही सही होंगे, लेकिन आपके पास बोर्ड में कोई एक ही ऑप्शन पूछा जाएगा इनमें से। ठीक है ना, दोनों ही आपके कभी बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। मुझे आशा है कि आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छी प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में शेष अन्य प्रश्नों के साथ।